हेलो गाइस, वेलकम टू आकाश कॉमर्स क्लासेस। अभी तक हम लोगों ने कंपनी अकाउंट्स के पहले चैप्टर में काफ़ी कुछ टॉपिक्स कवर कर लिए हैं, जिसमें से कंपनी के बारे में हमने बताया, कंपनी की डिफिनीशन बताई। कंपनी की डिफिनीशन हमारे पास सेक्शन 2 सब सेक्शन 20 में दे रखी है, ये भी बताया जा चुका। कैरेक्टरिस्टिक बताया जा चुका। कैरेक्टरिस्टिक्स के अलावा हमने नेचर्स पढ़े। नेचर्स के बाद हम लोगों ने कंपनी के टाइप्स पढ़ लिए हैं। कंपनी के टाइप्स पढ़ने के बाद हम लोग पब्लिक और प्राइवेट कंपनियों के बारे में पढ़ा। पब्लिक कंपनी सेक्शन 2 सब सेक्शन 71 में दे रखा है, और वही हमारे पास निजी कंपनी यानी प्राइवेट कंपनी सेक्शन 2 सब सेक्शन 68 में दे रखा है। और सेक्शन 2 सब सेक्शन 62 जो है वो हमारा 1% कंपनी से बिलोंग करता है। इसके अलावा अगर स्मॉल कंपनी की बात करते हैं तो स्मॉल कंपनी हमारी सेक्शन 2 सब सेक्शन 85 से बिलोंग करती है। इसके बाद हम लोगों ने अंश पूंजी के बारे में पढ़ा, अंश पूंजी के प्रकार को पढ़ा। अंश पूंजी के प्रकार एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इससे एक दो क्वेश्चंस एमसीक्यूज में ज़रूर से ज़रूर बनते हैं। इसके बाद हम लोगों ने संचित पूंजी और पूंजी संचय में अंतर पढ़ लिया। बैलेंस शीट हमने बताया था कि हम लोग लास्ट में पढ़ेंगे, एक अलग से वीडियो मैं इसके लिए बना दूंगा। इसके बाद अगर हम लोग बात करें यहाँ पे कंपनी के मूल प्रलेख हम लोगों ने पढ़ लिया पिछले लेक्चर में। पार्षद सीमा नियम हमने बताया था, ये एक इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है। पार्षद अंतर नियम सेकंड इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स होता है। और प्रॉस्पेक्टस हमारे लिए एक इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट इसलिए है ताकि हम अपनी कंपनी के बारे में लोगों को बता सकें, जो लोग हमारे कंपनी में पैसे इन्वेस्ट करना चाहते हैं। इसके बाद प्राविवरण या स्थानापन्न विवरण के बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया। अंश के बारे में हम लोगों ने पढ़ा। अंश की डिफिनीशन हमारे पास सेक्शन 2 सब सेक्शन 84 में दे रखी है। अंश के टाइप हम लोगों ने पढ़ लिए, इक्विटी शेयर्स और पूर्वाधिकार अंश। पूर्वाधिकार अंशों में हम लोगों ने सारे टाइप्स पढ़ लिए हैं, संचयी, असंचयी, परिवर्तनशील, अपरिवर्तनशील, शोध अशोध, अतिरिक्त और अतिरिक्त लाभ रहित। समता अंश और पूर्वाधिकार अंशधारियों में हम लोगों ने अंतर पढ़ा। स्कंद के बारे में पढ़ा, अंश और स्कंद के बीच का अंतर हम लोगों ने पढ़ा। इसके बाद आज हम लोग स्टार्ट करेंगे प्रारंभिक व्यय के बारे में। प्रारंभिक व्यय, जिसको हम प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस का नाम देते हैं, ये होता क्या है? देखो बच्चों, क्या होता है कि कंपनी अगर हम लोग इस्टेब्लिश करते हैं तो कंपनी ऐसा तो है नहीं हमारे पास बनी बनाई रखी हुई है, डायरेक्ट हम लोग गए सामान खरीदे और बेचना स्टार्ट कर दिया, ऐसे कंपनी स्टार्ट नहीं होती है। कंपनी को स्टार्ट करने के लिए हमें अपने कंपनी का रजिस्ट्रेशन कराना होता है। कंपनी के जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं, जो हम लोगों ने 3 मेन डॉक्यूमेंट्स पढ़ रखे थे, उनको प्रिपेयर करना होता है। कुछ हमारे पास दस्तावेज ऐसे होते हैं, अगर हमें इंपोर्ट एक्सपोर्ट करना होता है तो उसके लिए भी हमें अपना रजिस्ट्रेशन कराना होता है। ड्यूटी, रजिस्ट्रेशन फीस, एक्स्ट्रा एटसेट्रा, ये सारी चीज़ें हमारे पास बनाई जाती हैं। इसके बाद अब हमें अपनी रजिस्टर्ड करानी है कैपिटल को। जो हमारे पास पहली कैपिटल होती है, शेयर कैपिटल का पहला प्रकार होता है, क्या होता है? ऑथोराइज कैपिटल, रजिस्टर्ड कैपिटल उसी को हम बोलते हैं, या नॉमिनल कैपिटल भी बोलते हैं। या हम एक नाम और दे सकते हैं, मैक्सिमम कैपिटल। उससे ज़्यादा कंपनी की कैपिटल अपने जीवन काल में नहीं हो सकती है। तो अधिकृत पूंजी जो हम बनाते हैं तो उस पर भी हमें एक ड्यूटी कर देना होता है, इसीलिए लोग पहले अधिकृत पूंजी कम रखते हैं, फिर जैसा ज़रूरत पड़ता है तो उसको बढ़ा लेते हैं, इंक्रीज कर लेते हैं। फिर आता है प्राविवरण को बनाने और जारी करने का भी हमने बताया। आवश्यक प्रालेखों में हमने प्राविवरण को भी शामिल कर लिया था। इसके बाद अगर हम बात करते हैं कंपनी की प्रारंभिक पुस्तकों और सर्वमुद्रा की लागत, क्योंकि कंपनी अब क्या करेगी, कंपनी अपने दस्तावेज बनाना स्टार्ट कर देगी, अपनी पुस्तक लेखा पुस्तकें बनाना स्टार्ट कर देगी, अपना प्रारंभिक व्ययों को लिखना स्टार्ट कर देगी। और सार्वमुद्रा हमने ऑलरेडी बता रखा है, मोहर को बोलते हैं। तो मोहर की जो भी खर्चा है, 30, 40, 50, 100, 200 जो भी है उसका खर्चा। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं अभिगोपकों का खर्चा, अंडर राइटर्स, अभिगोपक क्या होते हैं, ये आप लोगों के लिए क्वेश्चन है। जो मैं क्वेश्चंस देता हूँ उसके आंसर्स आप लोग कमेंट में ज़रूर करके बताएं, वहाँ पे हम लोग उसको ठीक से डिस्कस कर लेंगे। फिर अगर अगली बात हम करते हैं, 7वां पॉइंट हमारे पास दे रखा है, चालू व्यवसाय को खरीदने हेतु व्यवसाय की संपत्तियों और दायित्वों के मूल्यांकनकर्ता को दी गई फीस। अगर हम कोई चालू व्यवसाय, पहले से ही कोई चालू व्यवसाय था, कोई कंपनी चल रही थी, अब वो कंपनी बंद होने जा रही है और उस व्यापार को हम खुद खरीदना चाहते हैं, तो उसको खरीदने के लिए संपत्ति और दायित्वों के मूल्यांकन करता, जो मूल्यांकन करने आता है, लिक्विडेटर वगैरह, उसको दिया गया फीस वो हम यहाँ पे दिखाते हैं।
आर्थिक चिट्ठे में प्रेजेंटेशन। अब हम आर्थिक चिट्ठे में इसका प्रेजेंटेशन कैसे करते हैं, प्रारंभिक व्यय का। यही सारे व्यय यानी कंपनी को इनकॉर्पोरेट करने से पहले, कंपनी को बनाने से पहले जितने भी खर्चे होते हैं वो सब क्या कहलाते हैं, वो सब प्रारंभिक व्यय कहलाते हैं। अब अगर हम बात करें हम अपने बैलेंस शीट में इसे कहाँ दिखाते हैं, तो प्रारंभिक व्यय आस्थगित आयगत व्यय यानी डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। लेकिन डेफर्ड क्यों लगाया गया, क्योंकि इसका जो बेनिफिट होता है वो हमें तुरंत नहीं मिल पाता, थोड़ा सा टाइम लगता है इसको। क्योंकि हम कंपनी इनकॉर्पोरेट करते हैं, लाख 2 लाख 5 लाख 10 लाख रुपए का खर्चा होता है। तो ये जो 5-10 लाख रुपए का खर्चा हो रहा है तुरंत का तुरंत हम रिकवर नहीं कर पाएंगे, लेकिन हम इसे कैपिटल एक्सपेंडिचर भी नहीं मानते हैं। कैपिटल एक्सपेंडिचर हम उन सारे खर्चों को मानेंगे जब हम कोई संपत्ति हमारे पास इंक्रीज करेगी। यहाँ पर हमारे पास कोई संपत्ति नहीं इंक्रीज करेगी, यहाँ पे हमारा एक्सपेंस बढ़ेगा, इसीलिए हम नाम में लिख रखे हैं प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस मींस हमेशा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। अगर वहाँ पे एक्सपेंसेस का नाम नहीं आता है, कोई संपत्ति का नाम आता है, तो वो कैपिटल एक्सपेंडिचर होती है। या कृत्रिम संपत्ति होने के कारण सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट से इसे अपलिखित किया जाता है। हर साल 1/5 जो रूल होता है कंपनी का वो 1/5 है, यहाँ पे कुछ लिखा नहीं है बट मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। 1/5 यानी 20% हर साल रिटर्न डाउन किया जाता है। प्रीमियम की राशि अपर्याप्त रहने या ना रहने पर इसे लाभ हानि विवरण के आधिक्य में से अपलिखित किया जाता है। यानी जो हमारे पास सरप्लस आएगा, जो हमारे पास प्रॉफिट आएगी, हम इसे स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस के एक्सपेंसेस में दिखा करके इसको घटा देंगे। सामान्य व्यवस्था यही है कि प्रारंभिक व्यय को 1 वर्ष में अपलिखित कर देना चाहिए। यदि यह अपलिखित नहीं हो पाया तो इसे संपत्ति पक्ष में चालू संपत्तियों के अंतर्गत अदर करंट एसेट्स में के उप शीर्षक के अंतर्गत अनअमर्टाइज्ड एक्सपेंस के रूप में दिखाया जाएगा। कहाँ दिखाया जाएगा, अदर करंट एसेट्स के, चालू संपत्तियों यानी करंट एसेट्स के, अदर करंट एसेट्स में अनअमर्टाइज्ड एक्सपेंस। अब अभी देखो, अभी मैंने क्या बोला कि प्रारंभिक व्यय को हर साल 1/5 राइट ऑफ करना चाहिए, बट यहाँ पे एक लाइन लिख रखा है प्रारंभिक व्यय को 1 वर्ष में अपलिखित कर दिया जाना चाहिए। यहाँ पे ये लाइन दे रखी है अदर करंट एसेट्स के ऊपर, प्रारंभिक व्यय को 1 वर्ष में अपलिखित कर दिया जाना चाहिए। बट अक्सर कंपनियां ऐसा नहीं करती हैं। क्यों नहीं करती हैं, क्योंकि कंपनियां इसलिए ऐसा नहीं करती हैं क्योंकि जो हमारे पास इनकम टैक्स एक्ट रखा हुआ है, इनकम टैक्स एक्ट में बताया गया है इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन में, अगर हमारे पास कोई प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस होते हैं, प्रारंभिक व्यय होते हैं, तो हम इसको राइट ऑफ कर तो सकते हैं, एक साथ पूरा का पूरा कर दें, हमें कोई उनको कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जो इनकम टैक्स हमें छूट देगी वो कितने की देगी, मैक्सिमम 20%। यानी अगर हमने पूरा 100% कर लिया तो भी छूट हमें 20% मिलेगी। यानी अगर हम हर साल 20% करेंगे तो हर साल हमें वो 20% की डिडक्शन मिल जाएगी। इसलिए प्रायः कंपनियां ये 20% करके ही डिडक्ट करती हैं। अब हम बात करते हैं अंशों के निर्गमन का ढंग। अंशों को निर्गमित कैसे किया जाता है, उसके बदले हमें क्या कंसीडरेशन क्या मिलता है। कंसीडरेशन मीन्स प्रतिफल। हम कोई चीज़ दे रहे हैं, उसके बदले जो चीज़ हमें मिलती है वो हमारे लिए कंसिडरेशन होती है, वही हमारे लिए प्रतिफल होता है। पहला प्रतिफल हमारे लिए क्या होता है, पहला कंसिडरेशन क्या होता है, नकद के लिए, फॉर कैश। हमने शेयर्स दिए, उसके बदले हमने कैश रिसीव कर लिया। दूसरा क्या होता है, दूसरा भी फॉर कैश, लेकिन ये 2 बार क्यों दिया, एक आया हमारे पास प्राइवेट, एक आया हमारे पास पब्लिक। प्राइवेट कंपनियां प्राइवेट प्लेसमेंट करती हैं, जबकि पब्लिक कंपनियां पब्लिक को प्लेसमेंट करती हैं। फिर आता है हमारे पास नकद को छोड़कर अन्य प्रतिफल के लिए, यानी हम कैश नहीं लेकर के कोई अदर एसेट्स ले रहे हैं, या कोई अन्य सामान जो भी चीज़ें हमें रिक्वायरमेंट है हम उसको ले रहे हैं। इसके बाद अंश जारी किया जा सकता है, शेयर्स में भी इशूड सम मूल्य पर। अब देखो, शेयर्स हम किस किस मूल्य पर निर्गमित कर सकते हैं, एक तो सम मूल्य पर, एक अधिमूल्य पर, और यहाँ पे एक लाइन और दे रखा है छूट पर। बट सेक्शन 53 रिस्ट्रिक्ट करती है, कंपनीज एक्ट की सेक्शन 53 हमें रिस्ट्रिक्ट करता है कि हम अपने अंशों को, हम अपने शेयर्स को डिस्काउंट पर यानी बट्टे पर यानी छूट पर निर्गमित नहीं कर सकते हैं, इशू नहीं कर सकते हैं। बट सेक्शन 54 हमारे पास एक एक्सेप्शन के रूप में आता है, एक अपवाद के रूप में आता है। वो क्या कहता है, हम ESOP यानी एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान करके एक बेनिफिट होता है जो हम अपने एम्प्लॉयज़ के लिए रखते हैं, ये इशू कर सकते हैं। या स्वेट इक्विटी शेयर्स, स्वेट समता अंश, ये भी हम सिर्फ और सिर्फ अपने एम्प्लॉयज़ के लिए, अपने कंपनी के कर्मचारियों के लिए ही रखते हैं। तो सेक्शन 54 हमें कहता है कि हम
डिस्काउंट पर कर सकते हैं, बट दो तरह के शेयर्स। कौन कौन से? एक ईएसओपी, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान। दूसरा स्वेट इक्विटी शेयर्स। इसके अलावा हम डिस्काउंट पर कभी भी पब्लिक को शेयर्स इशू नहीं कर सकते हैं, एज पर कंपनीज एक्ट 2013 सेक्शन 53। ध्यान रखेंगे इस बात को। फिर आता है निर्गमित मूल्य का अर्थ। निर्गमित मूल्य का अर्थ क्या होता है? निर्गमित मूल्य वह मूल्य जिस पर अंश निर्गमित किए जाते हैं, जिस वैल्यू पर हम शेयर्स को इशू करते हैं, वही हमारे पास क्या होता है? मीनिंग ऑफ इशू प्राइस। इशू प्राइस में भी पेबल। निर्गमित मूल्य देय होता है या तो आवेदन के साथ एक मुश्त, या कई चरणों में। कई चरणों मीन्स एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल, थर्ड कॉल, इस तरह की याचनाओं पर, कॉल्स पर। प्रति अंश मूल्य का अर्थ अंश का अंकित या नाम मात्र मूल्य, जैसे 1, 2, 3, 5 कुछ भी हो सकता है, उसको हम फेस वैल्यू बोलते हैं। अंश पूंजी का विस्तार। हम अपने शेयर कैपिटल को कैसे एक्सपेंड कर सकते हैं? पहला तो हम उससे नॉर्मली जनता को निर्गमित कर सकते हैं, पब्लिक को इशू कर सकते हैं, प्राइवेट प्लेसमेंट भी कर सकते हैं अगर हमारे पास पब्लिक कंपनी है, प्राइवेट कंपनी है तो। बट अगर हमारे पास प्राइवेट कंपनी है तो हम पब्लिक में इशू नहीं कर सकते हैं। इसके बाद अभी हमने बताया ईएसओपी, यानी इम्प्लॉयज स्टॉक ऑप्शन प्लान। इसमें कर सकते हैं, या फिर हम अधिकार अंशों को निर्गमित कर सकते हैं, इशू ऑफ राइट शेयर्स। अब ये सारी चीजें होती क्या हैं? कंपनियों के अंश के बारे में अगर हम बात करें तो ये सारी चीजें होती क्या हैं, सेबी इस पर क्या रूल्स। सेबी क्या होता है? पहले हम लोग सेबी के बारे में थोड़ा सा जानते हैं। सेबी का फुल फॉर्म होता है सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। क्या होता है? सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। कब बनाया गया ये? 1988 में। बट इसको गवर्नमेंट ने अपना अंडरटेकिंग में कब लिया? 1991 में। अगर हम बात करें सेबी की, तो सेबी बहुत ज़्यादा अहम इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। कहाँ पर? कोई भी अगर हम इन्वेस्टमेंट करते हैं कंपनी पर, तो हर एक गाइडलाइंस जो कंपनी हमें देती है वो एज पर सेबी होता है। सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया उस गाइडलाइंस को देती है। एक तो सेबी देती है, दूसरा कुछ केसेस में जहां पर पैसों का लेन देन होता है, वहां पर आरबीआई अपने गाइडलाइंस दे सकती है। और फिर हमारे पास तीसरी गाइडलाइन, यानी जो मेन एक और होता है, वो क्या होता है? कंपनीज एक्ट की गाइडलाइंस। कंपनी को इन सारी गाइडलाइंस को फुलफिल करना होता है। अगर हम बात करें यहाँ पर अंशों की निजी व्यवस्था, प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफ शेयर्स, नाम से ही पता चल रहा है प्राइवेट प्लेसमेंट, यानी हम उसे पब्लिक में इशू ना कर करके प्राइवेट प्लेसमेंट कर रहे हैं अपने किसी भी सदस्य को, अपने किसी भी व्यक्तियों के समूह को, या हम अपने कंपनी के एम्प्लॉयज को यहाँ पर हम दे दे रहे हैं। जैसे बैंक हो गया, जीवन बीमा पॉलिसी हो गई, भारतीय निगम ट्रस्ट हो गया, हम यहाँ पे कहीं पे भी इनका इशू कर रहे हैं। निर्गमन की प्रक्रिया, कंपनी को अंशों की निजी व्यवस्था हेतु विशेष प्रस्ताव पारित करना चाहिए, स्पेशल रिजोल्यूशन पास करना होगा। जब भी हम स्पेशल रिजोल्यूशन पास करेंगे तो इसमें आरओसी का कुछ ना कुछ रोल प्ले होगा। आरओसी मीन्स रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज। यदि विशेष प्रस्ताव पारित नहीं होती है तो कंपनी के संचालकों को केंद्र सरकार के समक्ष आवंटन देकर कंपनी के हित में सहमति प्राप्त कर लेनी चाहिए। तो वो क्या करेगी? अगर वो विशेष प्रस्ताव पारित नहीं कर पा रही है तो संचालक, जो भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होंगे, वो क्या करेंगे? वो एक आवंटन देकर, एक अलॉटमेंट का एक नोटिस बना करके किसके पास प्रस्तुत करेंगे? ये प्रस्तुत करेंगे केंद्र सरकार के पास, जहां से उन्हें सहमति मिलेगी। अधिमानी आवंटन से संबंधित सेबी के निर्देश अंशों की निजी व्यवस्था पर भी लागू होते हैं। सेबी के जो गाइडलाइंस है वो यहाँ पर भी लागू होंगे। अब लॉक इन पीरियड की बात करते हैं। अगर हम प्राइवेट प्लेसमेंट करते हैं तो लॉक इन पीरियड क्या होगा? लॉक इन पीरियड मीन्स होता क्या है? लॉक इन पीरियड मीन्स होता है एक रिस्ट्रिक्शन होता है। किसके लिए? जो भी हमारे शेयर होल्डर्स होते हैं जो अभी इस शेयर्स को खरीदेंगे, उनके लिए एक लॉक इन पीरियड होता है कि वो इस जो भी लॉक इन पीरियड निर्धारित कर दिया गया उस पीरियड के दौरान अपने अंशों को कहीं भी हस्तांतरित नहीं कर सकते हैं। तो ये जो लॉक इन पीरियड होता है वो 3 साल का होता है। न्यूनतम 3 वर्षों के अंदर अपने अंशों को बेचने का अधिकार नहीं होता, यानी 3 साल तक ये अपने अंशों को बेच नहीं सकते हैं।
अब हम बात करते हैं लेखांकन प्रक्रिया। लेखांकन प्रक्रिया उसी प्रकार की जा सकती है जिस प्रकार जनता द्वारा अभिदान लेने की स्थिति में आवेदन तथा अंशों के आवंटन को की करते हैं। तो यानी नॉर्मली जैसे हम लोग जनरल एंट्री करते हैं वैसे ही यहाँ पे भी करते हैं, इसमें कोई चेंजेस नहीं है। अब अगर हम बात करते हैं स्वेट समतांश। स्वेट समतांश का तात्पर्य समता अंशों से है जिसे कंपनी अपने कर्मचारियों या संचालकों को छूट पर या नकदी के अतिरिक्त अन्य प्रतिफल जैसे तकनीकी जानकारी प्राप्त कराना या बौद्धिक संपत्ति का अधिकार उपलब्ध कराना हेतु निर्गमित करती है। ये निर्गमन सिर्फ और सिर्फ किसके लिए किया जाता है? अपनी कंपनी के कर्मचारी संचालकों को छूट पर या नकदी के अतिरिक्त प्रतिफल। अतिरिक्त प्रतिफल मीन्स वहां पर हम उनसे कोई सामान नहीं लेंगे, हम उनसे तकनीकी जानकारी प्राप्त करेंगे या बौद्धिक संपत्ति का कोई भी अधिकार होगा वो लेंगे। तो कौन सा सेक्शन अलाउ करता है हमें इस तरह के अंशों को निर्गमित करने के लिए? सेक्शन 54। क्या क्या शर्तें क्या होती हैं? पहला शर्त अगर हम देखें, कंपनी द्वारा विशेष प्रस्ताव पारित कर स्वेट समतांश निर्गमित करने हेतु अधिकार प्राप्त कर लिया गया हो। विशेष प्रस्ताव पारित किया गया हो और स्वेट समतांश निर्गमित करने के लिए हमारे पास अधिकार होना आवश्यक है। प्रस्ताव में अंशों की संख्या, वर्तमान बाजार मूल्य, प्रतिफल, निर्गमन प्राप्त करने वाले संचालकों की श्रेणी या श्रेणियों या कर्मचारियों का स्पष्ट उल्लेख होना चाहिए। हम किस कर्मचारी को दे रहे हैं, किस संचालक को दे रहे हैं, उसके बारे में पूरी डिटेल वहाँ पे होनी चाहिए। कितने अंश हम देंगे और उस अंश का बाजार मूल्य क्या होगा, ये सारी चीज़ें उसमें लिखी होनी चाहिए। कंपनी को व्यापार प्रारंभ करने का अधिकार प्राप्त हुए 1 वर्ष पूरा हो चुका हो। कंपनी अपना व्यापार कम से कम 1 वर्ष से कर रही हो तो वो इस तरह के शेयर्स इशू कर पाएगी, अदरवाइज नहीं कर सकती है। अगली बात अगर हम करें तो स्कंद विपणी पर सूचीबद्ध कंपनियों की दशा में स्वेट समता अंशों को सेबी के नियमों के अनुसार निर्गमित किया जा रहा हो। तो स्कंद विपणी सूचीबद्ध कंपनियों की दशा में, सूचीबद्ध मीन्स जो लिस्टेड होती हैं सेबी में, तो लिस्टेड होंगी तो वे स्वेट समता अंशों को सेबी के नियमों के अनुसार ही निर्गमित कर सकती हैं, अदरवाइज नहीं कर सकती हैं। विक्रय प्रतिबंध यानी लॉक इन पीरियड क्या होगा यहाँ पर? यहाँ पर भी 3 वर्ष का ही लॉक इन पीरियड होता है। कितने वर्षों का? 3 वर्षों का। लेखांकन प्रक्रिया वही है जो बाकी समता अंशों के लिए थी। अब हम बात करते हैं अगला, आईपीओ इनिशियल पब्लिक ऑफर, एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। अंशों के अभिदान हेतु कंपनी द्वारा जनता को प्राविवरण के माध्यम से दिए गए प्रस्ताव को प्रारंभिक आमंत्रण कहते हैं। अंश जो भी होती हैं वो अपना अभिदान यानी सब्सक्रिप्शन जनता को प्राविवरण के माध्यम से देती हैं। किसके माध्यम से? प्रोस्पेक्टस के माध्यम से। प्रोस्पेक्टस अगर आपका जितना भी बेहतर होगा आपके पास उतना ही ज्यादा आवेदन आएगा। अब प्रारंभिक सार्वजनिक आमंत्रण की प्रक्रिया क्या होती है? कंपनी के निर्देशकों को द्वारा सफल आवेदकों को अंश देने को आवंटन कहते हैं। सफल आवेदकों को यानी जिनको जिनको हमें आवंटन, जिनको जिनको हमें शेयर्स अलॉट करने हैं, जिनको जिनको हमें शेयर्स देने हैं, जो हमारे टर्म एंड कंडीशन को फुलफिल कर रहे हैं, हम उनको जो भी अंश अलॉट करेंगे वही हमारे लिए सफल अलॉटमेंट, सफल आवंटन कहलाता है। जनता के द्वारा अंशों के लिए दिए गए आवेदन के प्रस्ताव को प्रस्ताव कहते हैं। यानी जनता जो भी कोई हमारे अंशों के लिए आवेदन दे रही है, हम उसको हम क्या बोलेंगे? प्रस्ताव बोलेंगे, क्योंकि वो अभी हमें प्रस्ताव दे रही है। अब अगर हमने उसको अलॉट कर दिया, उसको अंश दे दिया तो हमने वहां पर हम दोनों के बीच में क्या हो जाएगा? करार हो जाएगा, एग्रीमेंट हो जाएगा। ठीक है, वो भी अभी हमारे ऊपर डिपेंड करेगा, क्या हम उसको पूरे के पूरे अंश देंगे या उसको आधे अंश देंगे या कुछ हिस्सा देंगे। ठीक है, जिसको हम बोलते हैं प्रो राटा अलॉटमेंट। कभी कभी ऐसा भी होता है कि हम उनकी जो राशि होती है उसको खेत पत्र के साथ वापस कर देते हैं। अब अगर हम बात करें प्रसंविदा खाता, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है इसलिए अभी मैं छोड़ रहा हूँ इसे, बाद में हम लोग इसे कवर कर लेंगे टाइम बचने के अनुसार। फिर आता है राइट शेयर्स, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। 62 में बताया गया राइट शेयर्स के बारे में, सेक्शन 62 में, यदि एक कंपनी अंशों के नवीन निर्गमन द्वारा अपनी प्रार्थित पूंजी को बढ़ाना चाहती है यानी अपनी सब्सक्राइब कैपिटल को बढ़ाना चाहती है तो अपने नए अंशों को अपने विद्यमान समतांशधारियों को उनके द्वारा धारित अंशों के अनुपात में खरीदने के लिए आमंत्रित करना होगा। यानी जैसे मिस्टर ए थे, मिस्टर बी थे, मिस्टर सी थे, इन तीनों के पास 33.33% शेयर्स थे। अब हमें अपने शेयर कैपिटल को बढ़ाना है तो हमने क्या किया? नया अंश ना निर्गमित करके इन्हीं को कहा, जैसे हमें
कितने अंश बढ़ाने हैं, हमें 99 अंश बढ़ाने हैं, तो हमने कह दिया 33 वो ले लें, 33 वो ले लें, 33 वो ले लें, ताकि इनका जो मेजोरिटी अभी तक बनता चला आया है वो इक्वली रहे, कोई इसमें परिवर्तन ना हो, और हमारा सब्सक्राइब कैपिटल भी बढ़ जाए। निर्गमन की शर्तें क्या होती हैं? अधिकार अंशों का भुगतान एक मुश्त या किस्तों में किया जा सकता है, जैसे भी कंपनी की टर्म एंड कंडीशंस हो, जैसी उसकी पॉलिसीज हो। अधिकार विकल्प की गणना, अंशों के क्रय करने का अधिकार बेचा भी जा सकता है। अधिकार खरीदने वाले व्यक्तियों को कंपनी द्वारा प्रस्तावित नए अंशों को क्रय करने का अधिकार होगा। जैसे मिस्टर ए को हमने कहा था 33 शेयर्स खरीद लें, बट वो नहीं खरीदना चाहते। उन्होंने क्या किया, मिस्टर जेड को बता दिया कि मिस्टर जेड, वो 33 अंश जो मेरा हिस्सा था, वो मेरा हिस्सा मिस्टर जेड खरीद सकते हैं। तो उन्होंने क्या किया, अपने अधिकारों को मिस्टर जेड को हस्तांतरित कर दिया। अब जेड वो 33 शेयर्स कंपनी से ले लेंगे। फिर आता है हमारे पास अधिमानी आवंटन। अधिमानी आवंटन का तात्पर्य अंशों के ऐसे आवंटन से जो कि पूर्व निर्धारित मूल्य पर कंपनी में जोखिम उठाने वाले पूर्व निर्धारित व्यक्तियों, जैसे प्रवर्तक। प्रवर्तक कौन होता है? प्रमोटर्स जिसको हम बोलते हैं, जो कंपनी को बनाता है, जो कंपनी को इनकॉर्पोरेट करता है, उसको हम बोलते हैं प्रवर्तक। साहसी, पूंजीपति, वित्तीय संस्थान, आपूर्तिकर्ता, कंपनी उत्पादों के ग्राहक आदि को आवंटित किया जाता है। यह आवंटन पूर्व निर्धारित मूल्य पर या पूर्व निर्धारित व्यक्तियों को ही किया जाता है। ऐसे व्यक्ति कंपनी के वर्तमान अंशधारक भी हो सकते हैं। तो अधिमानी जो प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट होता है, प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट मीन्स जिसको हम प्रेफर करते हैं कि हाँ पहले इसको शेयर्स दिए जाए, फिर जो बचता है उसमें बाकी लोगों को हिस्सा दे दिया जाए। तो वो कंपनी के कुछ विशेष लोग होते हैं, सिर्फ उन्हीं को किया जाता है, जैसा अभी हमने एग्जाम्पल में बताया। आवंटन की शर्तें क्या होती हैं? अधिमानी आवंटन विशेष प्रस्ताव पारित करवा कर ही किया जा सकता है, यानी इसके लिए भी स्पेशल रिजोल्यूशन पास होना चाहिए, तथा यह उसी स्थिति में हो सकता है जबकि 3/4 अंशधारी इसके पक्ष में, यानी 75% मेजोरिटी ये कहती हो कि हाँ हम अधिमानी आवंटन कर सकते हैं। और यहाँ पर भी विक्रय पर प्रतिबंध होता है, कितने वर्षों तक का? 3 वर्षों का लॉक इन पीरियड यहाँ पर भी होता है। अब इसके बाद आता है फर्म या संगठनात्मक। एक बार आप लोग देख लेंगे, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। छोटे व्यक्तिगत आवेदकों को संरक्षण, ये भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। न्यूनतम अभिदान बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। न्यूनतम अभिदान क्या होता है? मिनिमम सब्सक्रिप्शन जिसको बोलते हैं। अगर हम बात करें यहाँ पर लिखे हुए चीज़ों को, तो इससे आसान लैंग्वेज में अगर हम बात करें तो सेबी ने एक गाइडलाइंस जारी किया है। क्या उस गाइडलाइंस में क्या लिखा हुआ है? अगर हमने 100 एग्जाम्पल से समझते हैं, अगर किसी कंपनी ने XYZ लिमिटेड ने 100 अंश को निर्गमित किया है, जनता को 100 अंशों को निर्गमित किया है, और जब तक उससे 90% आवेदन नहीं आ जाते हैं, यानी 90% लोग उसके लिए एप्लीकेशन नहीं दे देते हैं, यानी हमने 100 शेयर्स इशू किए थे XYZ लिमिटेड ने, और उसके पास 90 लोगों के एप्लीकेशन जब तक नहीं आ जाते हैं, तब तक वो शेयर इशू नहीं कर सकता है। और जैसे उसके पास 90 या उससे ज़्यादा शेयर्स आ जाते हैं, तो वो बाकी के अंशों को निर्गमित कर सकता है। यदि न्यूनतम अभिदान की राशि प्राविवर्ड के निर्गमन के 30 दिन के अंदर या सेबी के द्वारा निर्धारित अवधि के द्वारा अंदर प्राप्त नहीं होती है, तो यह प्रार्थना पत्र प्राप्त राशि निर्गमन के बंद होने के 15 दिनों के अंदर अंदर वापस भी कर देनी चाहिए। यानी आज हमने शेयर इशू किए हैं, तो 30 दिन के अंदर अंदर अगर वो 90% शेयर्स के लिए अगर आवेदन नहीं आ जाता है हमारे पास, तो जिस दिन हमारा 30 डेज कंप्लीट होगा, उसके फिर 15 दिन के अंदर अंदर ही हमें उस अंशों का पैसा वापस कर देना है। अगर नहीं करते हैं तो इस पर कंपनी के निर्देशक को 15% वार्षिक ब्याज सहित भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होना पड़ेगा। सॉरी। अब अगला टॉपिक अंश पूंजी का जनता को अभिदान, ये हम लोग कल डिस्कस करेंगे। और उसके बाद टर्म्स ऑफ टाइप्स ऑफ इशू ऑफ शेयर्स एट पार एट प्रीमियम हम लोग कल बात करेंगे। ठीक है, अंशों के निर्गमन पर रोज नामचा प्रविष्टियों के बारे में कल बात करेंगे। बाकी हम लोग इस चैप्टर को आगे कंटिन्यू करेंगे। अभी इस चैप्टर में हमारे पास और भी ढेर सारी चीज़ें हैं। क्या क्या हैं? अभी हम लोगों के पास फॉर फीचर बचा हुआ है, जो एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, राइट शेयर्स कैसे इशू किए जाते हैं उसके बारे में थोड़ा बहुत हम लोग पढ़ेंगे। ESOP के बारे में थोड़ा सा डिटेल में देखेंगे,
और स्वेट इक्विटी शेयर्स के बारे में हम लोगों ने डिटेल में ऑलरेडी पढ़ लिया है। हालांकि एसओपी और स्वेट इक्विटी शेयर्स लगभग लगभग एक दूसरे से काफ़ी कुछ मिलते जुलते हैं, इसलिए ज़्यादा टेंशन लेने वाली बात नहीं। एक दो लेक्चर में ये चैप्टर हम लोगों का लगभग लगभग एंड की तरफ आगे बढ़ता चला जाएगा। थैंक यू क्लास।